हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सीए फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी स्कोरिंग, और आपके पास होने में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स में। ओके, बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ओइकोनोमिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउस होल्ड। सो हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब एक घर के मैनेजमेंट से जो साइंस डील करता है एक घर के मैनेजमेंट से, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर में सबसे पहले वही चीज़ आती है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। द इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद द सेम थिंग, इज़ प्रायोरिटाइजिंग योर नेसेसिटीज़, प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स सो दैट यू कैन फुलफिल दोज नीड्स। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले उसको फुलफिल किया जाए। सो इनिशियली economics dealt with household management. In fact, till 19th century, economics was known as political economy. इसका मतलब क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी तक till 19th century economics कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। economics पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। economics कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। It was submerged in other various सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पॉलिटिक्स की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स उसका हिस्सा माना जाता था। कैसे? बिकॉज इनिशियली 19th सेंचुरी तक ग्लोबलाइजेशन की बात हुई नहीं थी, 19th सेंचुरी तक वर्ल्ड इकोनॉमी की बात हुई नहीं थी, 19th सेंचुरी तक ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इतना फोकस नहीं था। इसलिए इकोनॉमिक्स एक नेशन की बाउंड्रीज तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्फाइंड था। और इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज़, अजम्पशंस और प्रूफ्स इतने ज़्यादा नहीं उस समय आए हुए थे। इस वजह से इकोनॉमिक्स को एक पॉलिटिकल साइंस या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत, स्टैटिस्टिक्स में उसका पार्ट माना जाता था, ना कि इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। इसीलिए 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद 1776 में एक बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने दिया फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका नाम था The Wealth of Nations by Adam Smith. In the year 1776 this book was written. So आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। So you can just tick the right option which is The Wealth of Nations by Adam Smith. So इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक चीज़ और समझते हैं। जैसे कि मैंने हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात की, सिमिलरली सपोज़ करते हैं एक कंट्री में जो हमारे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उनको 10,000 रुपये कहाँ लगाने चाहिए। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो उसको बैंक में एफडी करा दें, फिक्स डिपॉजिट। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने भाई अनिल अंबानी को लोन दे दें। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट कर दें किसी की कंपनी में। चौथा ऑप्शन है कि वो खुद की कंपनी खोलें, जियो। अब मुकेश अंबानी यहाँ पे डिसीजन कैसे लेंगे? सो व्हाट ही विल डू, ही विल इवैल्यूएट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज़ द वन दैट गिव्स हिम द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। तो वो ऐसा काम करेंगे जिससे उनको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, जो कि हमने हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जो कि एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ था, उसका भी मतलब वही था। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए ये समझते हैं कि wants and desires of human beings are unlimited, isn't it? हम सब ने ये चीज़ नोटिस करी हुई है कि everybody's wants are unlimited, they have unlimited desires, जो शायद एक पूरी लाइफ टाइम में फुलफिल नहीं हो सकते। We have so many desires, but
the means or the resources to fulfill those desires or wants are scarce or limited. जैसे कि ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि बहुत ही जल्द कुछ डेकेड्स में ख़त्म हो सकता है वर्ल्ड में, अगर इसी तरीके से कंजम्पशन चलता रहा तो। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि वो 4, 5, 6, 7 कार्स रखें, राइट? सो ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वांट्स आर लिमिटेड। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट या फिर ऐसे वांट्स के लिए लगाया जाए, ऐसे डिज़ायर्स के लिए लगाया जाए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लेते हैं कि स्कैर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द competing unlimited wants ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वांट्स अनलिमिटेड है और स्कार्स रिसोर्सेज। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या हुआ? कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है कि एक वांट्स ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है ना? सो कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, और उसको समझने के लिए हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो वो 2 हिस्सों में पढ़ी जाती है। इनफैक्ट दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों हिस्से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जो दोनों हिस्से हैं उसके एक हिस्से को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे हिस्से को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो एक किसी फैमिली का, तो फैमिली में हर एक इंडिविजुअल लोगों की अगर मैं स्टडी करता हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और पूरे फैमिली की एज अ होल करता हूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ये अंबुजा सीमेंट है। मैं अंबुजा सीमेंट के बारे में स्टडी करूँ, अंबुजा सीमेंट की डिमांड, अंबुजा सीमेंट की सप्लाई, अंबुजा सीमेंट की प्राइसिंग, अंबुजा सीमेंट की कॉस्ट, अंबुजा सीमेंट की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे JSW सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, ACC, ये सारी सीमेंट कंपनीज़ हैं। हर सीमेंट कंपनी की अलग अलग स्टडी जो भी होगी, ठीक है, और हर इंडिविजुअल कंपनीज़ की, हर इंडिविजुअल फर्म्स की वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी जो स्टडी होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हाउएवर मैक्रो इकोनॉमिक्स विल डील विद ओवरऑल इंडस्ट्री। ओवरऑल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे तो वो सीमेंट इंडस्ट्री हो जाएगी। ये सीमेंट इंडस्ट्री है, राइट? सो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि सपोज़ करो कि अगर मैं अल्ट्राटेक भी एक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूँ तो वो अपना प्रोडक्शन कैसे मैनेज करते हैं, और रॉ मटेरियल्स का प्राइस उनको कैसे इम्पैक्ट करता है, इन सब चीज़ों की अगर मैं स्टडी करता हूँ किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हाउएवर सपोज़ करो कि एक नेशन में या इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, राइट? या फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे कैसे पड़ेगा, वो हम चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में और ज़्यादा आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी भी एक मोटा आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
सो अब आ जाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, सो यू कैन ईजिली टेक इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जितने टूल्स हैं, उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट? इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जो भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसको यहाँ पे बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के पार्ट में कंसिडर करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जो भी टूल्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड सप्लाई, फॉर एग्जांपल से थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी, अलग अलग चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसको हम यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। ताकि हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग कर सकें, ताकि हम बिजनेस में सही फैसले ले सकें, इसलिए हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसी को हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स दे दिया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, इज़ मोर प्रैक्टिकल, is more practical than theory। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि CA फाउंडेशन में आपको सिंपल इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए सेकंड पार्ट में बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का भी पोर्शन उन्होंने डाला है, वेयर यू विल गेट टू नो अबाउट वेरियस केस स्टडीज़ ऑफ बिजनेसेस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स ये है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दे रखी है आपके बुक में वो ये है, बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined as use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources। Now imagine कि कोई कंपनी है, मैंने सीमेंट कंपनी का एग्जांपल लिया था, आप किसी और कंपनी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक मेकिंग कंपनी है, तो प्लास्टिक तो उसका रॉ मटेरियल होगा, और जितनी भी प्लास्टिक, ऐसा तो नहीं है कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अवेलेबल भी है तो उसका एक कॉस्ट आता है, और पैसा कंपनी के पास लिमिटेड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज खरीद सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्कैर्स रिसोर्स है और उसको उस रिसोर्स से कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें बनानी है जो कि मार्केट में बिक सकें और अच्छे प्राइस पे बिक सकें। अच्छे प्राइस पे बिकेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी इकोनॉमी में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, कंपनी अपने आप में ग्रो होगा। देयरफॉर कंपनी हैज़ टू मेक मोर प्रॉफिट, और कंपनी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता ही है, वो तो चाहता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है कि यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करेंगे, जो भी हमने इकोनॉमिक्स में टूल्स पढ़े हैं या फिर जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे हम एनालाइज करेंगे, राइट, टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्कार्स रिसोर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद स्कार्स रिसोर्सेज और उसका एलोकेशन कैसे करना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी, किसी इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला था, जॉयल डीन, हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि बता दो ये डेफिनेशन किसने दी है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Joel Dean defined business economics in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies। बिजनेस पॉलिसीज़ क्या होता है? बिजनेस पॉलिसीज़ वही होता है ना जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है,
और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा कैसे होगी? जब आप अपने रिसोर्सेज को सही जगह पे एलोकेट करेंगे। तो इन्होंने कोई अलग बात तो कह नहीं दी, जो ऊपर हमने पढ़ा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स कह दिया इन्होंने। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका एक कंपोनेंट है, राइट। एज इट्स इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोग जब सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल में आएंगे तो आप पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग होता है कि अगर आपके पास 2 या 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड हो, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, राइट, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाए, वो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। रिग्रेशन एनालिसिस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला रिग्रेशन एनालिसिस कैरी आउट करेंगे। कैपिटल बजटिंग, कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज़्यादा करें। ब्रेक इवन एनालिसिस, कितना मैं प्रोड्यूस करूँ, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कितना मैं प्रोड्यूस करूँ ताकि मेरी कॉस्ट निकल आए, कॉस्ट रिकवर हो जाए मेरी, ये ब्रेक इवन होता है। और कॉस्ट एनालिसिस है ना, मेरा खर्चा कितना कहाँ पे हो रहा है, उस कॉस्ट को एनालाइज करें और उस कॉस्ट को कम कर सकें, कॉस्ट रिडक्शन कर सकें। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट कि जितनी भी चीज़ें बिजनेस में होती हैं हम उनको इकोनॉमिक थ्योरीज़ और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स लगा के अगर पढ़ सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्यों एनालाइज कर सकते हैं? ताकि हम स्कैर्स रिसोर्सेज हैं हमारे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको ऐसी जगह एलोकेट करें ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो पहला है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट पे डील करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो उसका इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो वो एक कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो उसका रिलेशनशिप इफेक्ट हो गया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। और साइंस इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के बेसिस पे नहीं चलता है, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप को प्रोजेक्ट करना है कि अगले साल कोई कंपनी कितना प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगले साल डिमांड कितनी होगी, और अगले साल डिमांड कितनी होगी वो कैसे पता करेगा? स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, कि हर साल डिमांड किस रेशियो से बढ़ रही है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भी लग रही है, स्टैटिस्टिक्स भी लग रही है, ठीक है। तो हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो स्टैटिस्टिक्स हो गया। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड मोर विद डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, है ना। फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें वहाँ पे आ ही जाएंगी, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं दोनों। अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। कितनी अच्छी बात बोली है। अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, मतलब एक अकेले में काम तो करता नहीं है। एक अगर बिज़नेस वर्क कर रहा है तो उसके कंपीटिंग बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और भी होंगे, तो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीसरे पे या फिर पहले पे किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को, उसका हर बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं इंडस्ट्री को लेके, वेदर वो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे सोशल फैक्टर्स कैसे हैं,
लोग प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है प्रोडक्ट की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, टेक्निक्स इकोनॉमिक्स के हैं वो सभी बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है अप्रोच में, इट इज़ प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मतलब मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस करता है डे टू डे इन रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम फेस करता है, सो उसको हम टैकल कैसे करते हैं ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, तो इट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ मोर प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, इट इज़ नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मोरल बिलीव्स को भी अप्लाई करते हैं और वैल्यू जजमेंट्स को भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सिगरेट मेकिंग कंपनी है तो अगर गवर्नमेंट ने उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है तो ऑब्वियसली सिगरेट मेकिंग कंपनी सोचेगी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, अब मेरी सेल्स कम हो जाएगी। हाउएवर उसको एक दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है कि वेदर एक्स्ट्रा टैक्स ऑन सिगरेट्स विल रिड्यूस स्मोकिंग, और क्या इसका लोगों की या सोसाइटी की हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिससे बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करती है। और आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो हर एक बिजनेसेस CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को बेहतर बनाए, कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोसाइटी के ऊपर खर्च करके। सो मोस्ट ऑफ दी जितनी भी बिग कंपनीज़ हैं इंडिया में, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लगती है कि वो 2% ऑफ अपने प्रॉफिट्स का उनको सोसाइटी के ऊपर खर्च करना होता है सोशल वेलफेयर कॉज के लिए। सो नॉर्मेटिव में क्या होता है कि मोरल बिलीव्स और वैल्यू जजमेंट्स हम अप्लाई करते हैं। सो इसमें हमें ये देखना होता है कि ये फोकस ऑन व्हाट शुड बी rather than what is. So अगर extra tax on cigarettes will reduce smoking, then obviously it is good, and therefore cigarette making companies should be more happy with this extra tax. However, ऐसा होता नहीं है. It is practically ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि सिगरेट के ऊपर टैक्स लग गया और सिगरेट मेकिंग कंपनीज बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली मोरल बिलीव्स वैल्यू जजमेंट्स को कंसिडर लोग करते हैं, बट दे आर मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड, सो उनको प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस होता है. बट बुक में लिखा हुआ है, सो इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस ऑल्सो. यहाँ पे हम वैल्यू जजमेंट्स को भी देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मान लो कोई एक कंपनी है जो एक शैम्पू बना रही है या एक सोप बना रहा है, तो वो कंसिडर करेगा कि एक ऐसी सोसाइटी है, सपोज एक ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल लोग रहते हैं जहाँ पे, और वहाँ पे वो उस सोप या शैम्पू को बेचने जाएगा तो शायद नहीं चलेगा, राइट? तो हर एक बिजनेस फर्म या बिजनेस कंपनी जो है वो नॉर्मेटिवली सोचता है, मोरल बिलीव्स या वैल्यू जजमेंट्स को सोचेगा कि अगर हम एक ट्राइबल कम्युनिटी को सोप और शैम्पू बेचने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कंसिडर नहीं करेंगे, है ना, नो मैटर हाउ गुड द प्रोडक्ट इज. सो देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स इम्पार्टिंग मोरल बिलीव्स एंड वैल्यू जजमेंट्स ऑल्सो. उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है, इनकॉर्पोरेट करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है ना.
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि सिर्फ ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज़ पे अप्लाई होता है। इंटरनल इश्यूज़ मतलब सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी को अप्लाई होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज़ जो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। हमने अभी पढ़ा था इसको कि डिमांड एनालिसिस में जब भी हम बात करेंगे तो हम स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स लगा के डिमांड एनालिसिस बता सकते हैं कि हर अगले साल डिमांड कितनी होने वाली है, अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस नहीं है जैसे कि अभी कोविड-19 हो रखा है। सो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, राइट। सो डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले समय में डिमांड कितनी होने वाली है। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजली का बिल हर साल 5% की रेट से बढ़ रहा है तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी 5% की रेट से बढ़ेगा या फिर कम होगा। ओके, पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करके आप उसको बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो ज़्यादा आएगा। या फिर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो रॉ मटेरियल तो एक कॉस्ट होता है, तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। सो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर डायरेक्टली लिंक्ड। सो इनपुट आउटपुट के बीच में हम प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज़, मार्केट में आपका कितना शेयर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं तो मारुति का बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में, बजाज का बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन विच द फर्म्स फेस इन द मार्केट, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसको भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। प्राइस थियरी, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट मार्केटिंग कंडीशंस। अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट मार्जिन को कम रखेंगे, और अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है, आप मोनोपोली है या फिर ओलिगोपोली है, तो फिर ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चार्ज हाई प्राइसेस क्योंकि राइवल्स कम है। इस वजह से यू कैन डिमांड मन चाहा प्राइस, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पॉलिसीज़ को भी डिटरमाइन करने वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। सिमिलरली रिसोर्स एलोकेशन, ये तो इकोनॉमिक्स का बेस ही है। रिसोर्स एलोकेशन है ना, कि स्कार्स रिसोर्स हैं, उनको हम किन किन चीज़ों में एलोकेट कर दें ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, उसी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके बाद थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म से ही डील कर रहा है। इंडिविजुअल कंपनी कोई नया प्रोडक्शन प्लांट डाल रही है तो वो थ्योरी ऑफ कैपिटल हो गया, क्योंकि वो एक नई कंपनी बनाने जा रही है जहाँ पे उसको पैसा, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगर मान लो वो कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी वो लोग बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि उससे उनकी कंपनी की प्रॉफिट पे असर पड़ेगा आगे चल के, इजंट इट। सो थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्योंकि ये पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल। इसीलिए फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट द फर्म हैज़ टू केयरफुली इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैरी आउट अ सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन। सो कैपिटल को एलोकेट करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इनफैक्ट। प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होगा कि हमारा सपोज़ करो कोई एक कंपनी है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर creates lot of shampoos, soaps,
सैनिटाइजर्स एंड ईटेबल्स, सो मैनी थिंग्स। तो उसमें से वो एनालाइज करेंगे कौन सा उनका सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल है। तो जो अनप्रॉफिटेबल होगा उस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, जो प्रॉफिटेबल होगा उस पर वो लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि कॉस्ट कट हो जाए, प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाए, इजंट इट। सो प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे। मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि मान लो कुछ ऐसा अचानक से हो जाए तो हमारी प्रॉफिट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है, दे आर रिस्क मैनेजर्स इन अ कंपनी जो एनालाइज करते हैं इस चीज़ों को। सो आगे चल के जब आप CA इंटरमीडिएट या CA फाइनल में आएंगे, यू विल लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई इवेंट हो जाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है, उसके लिए कंपनी रिस्क मैनेजर्स हायर करता है। रिस्क मैनेजर्स CA भी हो सकते हैं, जो CFA किए होते हैं, बेसिकली वो होते हैं। तो एक कंपनी के रिस्क को एनालाइज करते हैं कि कितना कंपनी को कितना रिस्क है, उस बेसिस पे हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें अभी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता है कि हम कितने प्रॉफिट में हैं, तो हम उसी हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो लीस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर है उस पर ज़्यादा फोकस दें, और जो जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसको मेंटेन करे रहें या फिर उसमें कॉस्ट कट करें ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ सके। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात थी। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, किसमें हम गवर्न कर रहे हैं, किस टाइप के सिस्टम में हमारी कंपनी चल रही है। अलग अलग टाइप हो सकता है। पहला है सोशलिस्ट टाइप है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम या नेग्लिजिबल होते हैं, सारे पब्लिक सेक्टर होते हैं। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि अपने इंडिया में इंडियन ऑयल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, है ना। सिमिलरली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जैसे कि अमेरिका है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम सेक्टर्स प्राइवेट ओन्ड होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनको ओन करते हैं, मैक्सिमम कंपनीज को, ठीक है, जिसको पूंजीवाद कहते हैं कैपिटलिस्ट को। मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, जैसे कि रिलायंस, ये प्राइवेट इंडिविजुअल ओन्ड है, और इंडियन ऑयल ये गवर्नमेंट ओन्ड है ना। तो हम इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं। अदरवाइज़ पूरे वर्ल्ड में 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई एक बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा बिज़नेस किस प्रोडक्ट साइकिल में है। प्रोडक्ट साइकिल आपको पता है, ग्रोथ स्टेज, देन फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन स्टेज, देन इज़ द ग्रोथ स्टेज, देन सैचुरेशन, देन डिक्लाइन। तो किस स्टेज पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करेगा, उसको भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी नेशनल इनकम अगर नहीं बढ़ रही है, अगर सपोज़ करो कि पूरे नेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो अगर इनकम नहीं बढ़ रही तो खर्चा कम करेंगे, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो कंपनीज जितनी भी प्रोडक्शन कर रही हैं तो उनका सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो डिमांड कम हो जाएगी।
सिमिलरली अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेगा, तो वो लोग खर्च क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो उससे भी डिमांड कम हो जाएगी। फिर उसके बाद प्राइसेस कैसे हैं, प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। सेविंग, अगर लोगों के पास सेविंग ही नहीं है तो लोग सेव करना स्टार्ट कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी। इनफैक्ट अगर करंट सिनेरियो में आप देखें तो प्रॉब्लम यही चल रही है कि डिमांड साइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सप्लाई साइड पे सिर्फ गवर्नमेंट फोकस कर रही है, डिमांड साइड पे फोकस नहीं कर रही है। ओके, तो जितनी भी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में है वो डिमांड साइड की प्रॉब्लम चल रही है अभी। सो ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम कैसे कैसे इफेक्ट करता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाइप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है एक इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, मैंने आपको बताया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ही ईजी हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत लैक्स हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। और गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, लोन कैसे मिल रहा है इंडिविजुअल फर्म्स को, या फिर इंडस्ट्रीज़ को लोन कैसे मिल रहा है, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाहर की कंपनीज़ इंडिया में आके बिज़नेस ऑपरेट कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ कैसी हैं हमारी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में, कैन यू इमेजिन अ इंडस्ट्री इन नॉर्थ कोरिया, और उसकी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बारे में आप सोच सकते हैं क्या कि वो वर्ल्ड से ट्रेड करता भी होगा? नहीं करता है, वो सिर्फ चाइना से ट्रेड करता है। उसका 90% जो भी नॉर्थ कोरिया का बिज़नेस होता है वो चाइना से होता है। अदरवाइज़ उसने अपने इकोनॉमी के डोर्स किसी और कंट्री के लिए खोल ही नहीं रखे। सो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी कैसी है, उससे भी एक कंट्री या फिर एक इंडिविजुअल फर्म को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट आप समझ सकते हैं जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के बारे में आपने समझा होगा। फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, जहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स या फिर मैं कह दूँ उनको सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ ऑपरेट होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, तो वो उनका वर्किंग कैसा है। तो फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सेक्टर टोटली डिजिटलाइज्ड फॉर्म में उसकी वर्किंग है और बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो वो किस तरीके से वर्क करता है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। ट्रेड यूनियंस, ये सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स की बात हो गई। तो एक कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड यूनियंस ना हो तो लेबर के राइट्स के बारे में कौन बात करेगा। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस ना हो तो किसानों को या फिर कंज्यूमर को अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स या फिर उनके लिए अच्छा प्राइस कैसे मिल सकेगा। और अगर कोऑपरेटिव्स नहीं होंगे तो कुछ लोग मिल के बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बार मारुति में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल करके बैठ गए थे, देयर अराउंड 8,000 एम्प्लॉयज़, उससे पूरी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन इन बिटवीन टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ of the laborers which were working in Maruti.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और बिज़नेस पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिज़नेस को फेवर करता है कि नहीं करता है. सोशल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्राइबल कल्चर की बात की थी कि ट्राइबल कल्चर में अगर आप जाके अपनी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल और उसको अगर प्रमोट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो उसको ज़रा सा भी बर्दाश्त करेंगे, है ना. तो इसलिए हमें सोशल कल्चर को भी बहुत ज़्यादा मात रखना है. इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर्स हैं और उसी हिसाब से कंपनीज़ अपनी पॉलिसीज़ और इनफैक्ट एडवर्टीज़मेंट्स भी उसी हिसाब से वो बनाते हैं. सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं. सो थैंक यू गाइज़. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वी विल डिस्कस इट, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर आई शेयर द कॉन्टैक्ट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.